अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है केमिस्ट्री के भी एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, और फिज़िक्स के भी 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए, जिसको मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, जिसके बारे में वीडियो आने वाले वक्त में बताऊँगा किस तरह आप उस पर जाके जो है एनरोल कर सकते हो अपने बैच को। बैचेस भी उधर जो है आपके लिए रखे हैं। इसी के साथ जो है मैंने नोट्स वहीं पे प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अभी जो आपको इंस्टेंट टाइम के लिए नोट चाहिए हैं वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वो कुछ पर्टिकुलर वक्त के लिए होंगे, उसके बाद यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल? आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा। सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइफ के प्रोसेसेस के लिए। सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब जो अगर हम जानेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये हमारी बॉडी को क्या देता है? ये हमें हमारी बॉडी को या किसी भी सिंगल यूनिट सेल को भी या मल्टी सेलुलर को भी स्ट्रक्चर देता है और उसको फंक्शनल बनाता है। एक लिखा है कि सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग सेल। और सेल रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब इसको डिपेंडेंट नहीं है किसी और सेल की कि ये जो है फ्यूज़ करे और फिर जो है आगे जाके एक न्यू सेल क्रिएट हो, नहीं, बल्कि ये खुद ही फ्यूजन करता है या मल्टीप्लाई करके डिवाइड होके अपनी कॉपीज़ बनाता है। हमारी बॉडी में जो है सेल रेप्लिकेट करते हैं किसके ज़रिए? माइटोसिस से। और जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस से। हैंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग का ब्लॉक ही के ज़रिए ही बिल्डिंग बनती है। तो हम भी इस सेल नाम की ब्रिक से बने हुए हैं और हम एक बिल्डिंग एज कंसीडर किए गए हैं। अब सेल दो तरह के होते हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। इसके बारे में टोटल डिस्कशन होगी, इसके ऑर्गेनल्स, क्योंकि सेल से भी छोटी एक चीज़ वो है ऑर्गेनल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें, एक बार मैं ऑर्गेनाइजेशन दोहरा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जाएगी हम हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना। उससे कंपोज होता है एटम, एटम से कंपोज होता है एलिमेंट, एलिमेंट से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स में भी बायोमॉलिक्यूल, और वो बायोमॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं सर, सॉरी, बायो एलिमेंट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल से ही हम बनते हैं सेल। और वो सेल जो होते हैं वो आगे कंपोज होंगे इन वो मतलब जो है कि एक फंक्शन करेंगे इन अ पर्टिकुलर वे में, तो वो फॉर्म करेंगे टिश्यू। फिर टिश्यू जो है आगे जाके जब ज्वाइन होंगे और वर्क करेंगे एक पर्टिकुलर, तो उसे हम बनेंगे कहेंगे एक ऑर्गन। इस तरह एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम के बाद एक लिविंग बॉडी क्रिएट होती है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर, इस तरह से जो है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है। अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्निक्स देखनी है हमारी सेल बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? फॉर एग्जांपल सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन के ज़रिए सेल के ऑर्गेनल्स को सेपरेट करके स्टडी करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वो उसका मतलब एक तरह से टेस्ट हो जाता है कि भाई ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव। हम ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो डाइसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोमेट्री, टिश्यू कल्चर, और जो है माइक्रोस्कोपी और मेज़रमेंट जो हम इसके साइज ऑर्गेनल की करेंगे, जिसको हम माइक्रोमेट्री कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन से, जिसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करेंगे। 1 मिनट। यस, हम सेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करेंगे और उनका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। सही है। हम इसमें किस तरह करेंगे? हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर हम सेपरेशन करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? साइज के और डेंसिटी के बेसिस पे। दो स्टेप्स कंसीडर है यहाँ पे, होमोजेनाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन। कौन कौन से दो स्टेप? होमोजेनाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब जब हम होमोजेनाइजेशन, सेडिमेंटेशन मतलब सेल्फ फ्रैक्शनेशन कंप्लीट करते हैं, तो हमें रिजल्ट में मिलता है एक एक प्रोडक्ट, जिसमें हम कहेंगे कि भाई एक अब
वो जो ऊपर साइड पे आ जाएगा उसे हम सुपर नेटेन कहते हैं। अब वो ऊपर क्यों आया है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है इसलिए तो अब आ गया। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे कंसंट्रेट होके एक जगह पे जो है इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम पैलेट बोलेंगे। ये आपको पिक्चर दिए, इसको आप पहले गो थ्रू कर लेना। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, इसमें ये फर्स्ट स्टेप है। पहली बात तो ये बताना चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे आइस कोल्ड, मतलब एक प्रॉपर मीडियम जिसमें हम पीएच आयनिक कंपोजिशन वगैरह करके हम यहाँ पे सेल को ब्रेक करेंगे। अब सेल को ब्रेक कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे होमोजेनाइजर को यूज़ करेंगे। जरा यहाँ मोर्टर पेस्टल कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका मोर्टल है और ये आपका पेस्टल है इस तरह से, और इसमें भी आप सेल को जो है ब्रेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ सेल को ब्रेक करना है। इसी के साथ आप कुछ एंजाइम भी यहाँ यूज़ करोगे, वो होगा पैक्टिनेज, जो हम क्या करेगा, सेल की मिडल लेमेले को डाइजेस्ट करने के काम आएगा। इसी के साथ जैसे ही अब हम इनको होमोजेनाइजर में ब्रेक करेंगे तो वो अलग अलग स्पीड में करेंगे, सही है ना। 800 ग्राम पर 10 मिनट, 2000, 20,000 पर 15 मिनट। इसी तरह हमारे को सिपरेशन मिलती रहेगी। देखो 800 पर 10 मिनट में हमें क्या मिला, न्यूक्लियाई जो है, मतलब हमें बॉडीज़ मिलने लग गई जिसमें सेलुलर डिब्रीज भी थी। इसी के साथ आगे हमें पैलेट में कौन मिला, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह आगे हमें जो है थिंग्स मिलती रही होमोजेनाइजर्स, सही है ना। अब हम उसे सेपरेट कैसे करें, अभी तो वो सुपर नेटेंट और पैलेट के साथ अंदर है। तो अगला प्रोसेस होगा सेडिमेंटेशन, होमोजेनाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या करना है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सेटलिंग होती है। आपने होमोजेनाइजेशन कर ली, अब यहाँ पे सेटलिंग हो जाएगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसे ऊपर आ जाएगा। ये किस प्रोसेस के जरिए होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए होता है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऐसे करके इस तरह से एक डिफरेंशियल एक होमोजेनाइजेशन आप कह सकते हो आपने करी। उसके बाद आप एक इस तरह से डिवाइस, एक मशीन होती है जिसमें आप यहाँ पे अपना जो है एक्सपेरिमेंटल, आप जो है मतलब आपका जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको आप यहाँ पे बीकर को यहाँ पे रखोगे, और फिर ये जो है उसको मूव करेगा राउंड, मतलब इसको गोल घुमाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई होगी सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल। इसी की वजह से यहाँ पे सिपरेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पे सिपरेशन होगी। और ये अलग अलग स्पीड पर होगी, किसी के 6000 साइकिल पर मिनट, किसी के अलग अलग, इस तरह से सिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे, सही है। इट्स वेरी कॉमन मेथड इन सेडिमेंटेशन रेट, जिसका मतलब जो लोअर स्पीड पे सेपरेट हो रहा होगा द हेवियर एंड बिगर ऑर्गेनल फ्रॉम सैंपल एंड ग्रेजुअली स्पीड एंड साइज रोटेटर इंक्रीज स्टेप वाइज टारगेट अचीव। मतलब साइज और स्पीड के बेसिस पे हम इनको अलग करेंगे। तो हम अभी आगे सेविट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेविट वर्क यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से अलग अलग स्पीड्स पे जो चीज़ें अलग हो रही हैं वो क्या वजह है। तो डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग क्या क्या है, ये इस तरह आप इसको समझ सकते हो। ये कैसा टेस्ट है, क्या ये एक टेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक बैक्टीरिया को ले लिया, यहाँ पे आपने उगाए एंड बैसिली को ले लिया, ओके। अब इधर जो है आपने इनको रखा, इसमें किसी को भी रखा और इनको कलर किया, ओके। इनको कलर किया, कलर करके वापस से आप इन पर कलर आ गया। अब कलर आने के बाद आपने इन पर वापस से कलर रिमूव किया। तो इसमें मतलब पहले आपने कलर ऐड किया फिर कलर रिमूवर डाला। कलर रिमूवर डालने की वजह से क्या होगा, जो जिसमें से कलर रिमूव हो जाएगा उनको आप क्या बोलोगे, ग्राम नेगेटिव। जिस पे कलर आ गया उनको क्या बोलोगे, ग्राम पॉजिटिव, सही है। तो इस तरह से टेस्ट करते हैं। एक जो अभी किस पे टेस्ट किया जाता है, ये उन उन ऑर्गेनल्स पे टेस्ट किया जाता है जो कलर लेस हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम्स पे कलर नहीं होता तो उनकी डिस्कवरी किस तरह हुई, उनकी डिस्कवरी उनको कलर स्टेनिंग से करके की गई। माइक्रो डिसेक्शन पे आते हैं। माइक्रो डिसेक्शन क्या है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको ज़रूरी नहीं है रटो या इनको
इनको बस एक बार गो थ्रू भी कर लो तो बस बहुत है। माइक्रो डायसेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल कंपोनेंट को सेपरेट कर मतलब जो है आइसोलेट करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। ये एक बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए होता है जिसमें हम एम्ब्रियोनिक सेल की डेवलपमेंट में हम जो है मतलब स्टडी कर रहे हैं किसी और पर्पस की वजह से। फॉर एग्जांपल हम रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल ऑन सेल डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ वगैरह। इट इज़ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक वेयर माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं स्टडी के लिए माइक्रो डायसेक्शन में। टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप प्लांट कल्टीवेशन करते हो मतलब, या टिश्यू की ऑर्गन की मतलब आप किसी भी प्लांट का एक जो है जो मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी पार्ट कट करके उसकी अलग से स्टडी करोगे वो आप टिश्यू कल्चरिंग में करोगे, सही है। उसको मतलब उस स्टडी के साथ साथ आपको उसको अलग एक प्रॉपर मीडियम में आप ग्रोथ भी दे रहे हो, सही है ना। एक आर्टिफिशियल मीडियम में आप उसको ग्रोथ दे के उसके बारे में मतलब जो उसको अपना उसको एक न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हो जिसमें आप उसको ग्रो कराओगे, उसके बारे में स्टडी करोगे तो वो टिश्यू कल्चर में करोगे। अब आता है क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सेपरेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दो तरह के फेजेस पे। दो फेजेस होते हैं इसमें। ऐसा एक ऐसा फेज होता है जिसको हम कहते हैं मूवेबल फेस कह सकते हैं जैसे मोबाइल फेस, और एक होता है जो स्टॉप होता है स्टैटिक फेस कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक इधर इसकी टाइप्स ये हैं, फॉर एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सब आप ज़्यादातर केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो। बायो में सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन के लिए दिया है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे पिक्चर दी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे वाटर जो है ना एक मोबाइल फेज है, मूव करना। यहाँ पे स्टेशनरी फेज, यहाँ पे कौन है स्टेशनरी फेज, यहाँ पे आपका है पेपर। इस वाटर यहाँ पे आपने इंक लगाई है, इंक के ड्रॉप को आपको सेपरेट करना है, एक इंक स्पॉट आपने यहाँ पे लगा दिया। जब ये वाटर अपवर्ड मूव करेगा तो अपवर्ड मूव करेगा तो इंक को उनके डेंसिटी उनके मोलिकुलर वेट के बिहाफ पे सेपरेट करता हुआ ऊपर ले जाएगा, और इससे हमें इनका साइज और डेंसिटी पता चल जाएगा। इसी तरह हम जो है ये एक सेपरेशन टेक्निक है, इसमें हम जो है कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, ठीक है। मिक्सचर के कोई भी हम मिक्सचर लें तो उसके हम कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में खुद भी कर सकते हो अगर आपके पास पेपर है क्रोमेटोग्राफिक और वाटर है इंक है, इस तरह से आप इनको सेपरेशन कर सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, बट इसमें हम फेज जो होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सही है। जो लो मोलिकुलर प्रोटीन होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं, और हाई मोलिकुलर प्रोटीन अपवर्ड निकल मूव कर जाते हैं। ये अंदर जेल लाइक सब्सटेंस अंदर होता है, सही है, जिसकी वजह से जो है अंदर जो हमने अपना जो अपना एक्सपेरिमेंटल जो जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जो स्पीशी डाली है उस स्पीशी के बारे में हम पता कर सकें। बाय विच आ मिक्सचर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के में हमने इनको रखा है, और एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करता है। अब हम इसमें RNA स्पीशीज इंपॉर्टेंट एज डिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी अदर मैक्रो मॉलिक्यूल, ओके। इसके बाद हम आते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रम तो आपको पता ही होगा, और स्पेक्ट्रम नहीं पता तो आपको रेनबो तो पता ही होगा। रेनबो इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रखता है। हर कंपाउंड अब अब्जॉर्ब करता है, ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आपको पता ही है कौन सी विजिबल, जो हम हमारे हमारे हमारी रेंज में विजिबल है, ओके। सर्टेन रेंज में वेवलेंथ से मतलब हर कंपाउंड अलग अलग रेंज की वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है। अब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उनके रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ओके। अब इस मेजरिंग मेथड को जिसमें हम लाइट एब्जॉर्प्शन या तो हम जो है मतलब जो इसमें हम लाइट एब्जॉर्प्शन को जैसे डील करते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, और वो स्पेक्ट्रोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। इधर हम स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूजिंग लाइट बीम विच पास थ्रू द सैंपल वेयर कंपाउंड of solution absorb and transmit light in a certain wavelength emitted absorb in a length is
मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए को भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे इतनी देर से देख रहे होगे कि यार ये सारी बुक की चीज़ें हैं इसमें, तो मैं ज़्यादातर बुक से करवा रहा हूँ, और इससे भी बड़ी वजह कि ये जो सारी थ्योरी है, तो थ्योरी में जो है कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपी। फिर इसके बाद जो है मतलब टेक्निक्स के बाद जो है थोड़ा चैप्टर हमारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग सी है। अब इस माइक्रोस्कोपी में आपको पता ही है, हम जो है माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं सेलुलर कंपोनेंट को स्टडी करने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए इस और जिसको हम यूज़ करते हैं वो माइक्रोस्कोप है। तो हम स्टडी करते हैं यहाँ पे सेल और ऑर्गेनल किसके ज़रिए, एक पावरफुल बेटर माइक्रोस्कोप जो हमें चाहिए होता है। अब एक अच्छा माइक्रोस्कोप होगा तो उसके पास मैग्नीफिकेशन अच्छी होगी और रेजोल्यूशन अच्छी होगी, और कंट्रास्ट भी ले सकते हो। मैग्नीफिकेशन मतलब, मैग्नीफिकेशन फॉर एग्जांपल ये इसका अपेरेंट साइज है, और उसको वो इतना बड़ा करके दिखाया, मतलब उसके एक्चुअल साइज से ज़्यादा मैग्नीफाइड करके, ज़्यादा इनलार्ज करके दिखाया, दैट्स मैग्नीफिकेशन। ओके, with a light microscope and specimen could be magnified by 10,000x मैग्नीफिकेशन अच्छी करता है ये। और मैग्नीफिकेशन पावर जो है माइक्रोस्कोप की हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर से। अगर आप मैग्नीफाइंग पावर को आई पीस के पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाती है मैग्नीफिकेशन। आई पीस कौन सा होता है, जिधर से आप देखते हो, जो लेंस आप अपने आँखों के पास लगाते हो, आई पीस। और मैग्नीफाइंग पावर जो आप इस इंस्ट्रूमेंट की पहले से सेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 4x लगाया है, यहाँ पे पहले से 10x सेट है, तो आपके पास 40x आ जाएगा, क्योंकि आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो साहब मैग्नीफाइंग पावर। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई अगर मैंने मैग्नीफिकेशन तो अच्छी कर ली, लेकिन मेरी रेजोल्यूशन बेकार है, मैंने बड़ा किया और ये खुरदरा सा अजीब सा बना हुआ गया, तो ये क्या हुआ, मेरी मैग्नीफिकेशन ख़राब हो गई। अब मैग्नीफिकेशन ख़राब किसके बिहाइंड हुई, वो हुई रेजोल्यूशन की वजह से, क्योंकि पिक्सल अच्छी नहीं मिली ना। इसलिए तो बोलते हैं मोबाइल की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों अच्छी होना चाहिए। हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म स्पेसिमेन। अब इसको मैं इतना समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल आपको इनके दरमियान अभी मान लो कि डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट हमने उनको एनलार्ज करके देखा तो हमें इनके दरमियान सेपरेशन मिली। तो ये जो सेपरेशन की गई है और बिल्कुल क्लियर हुई है, दैट्स ड्यू टू रेजोल्यूशन। देखो ना यहाँ पे अभी आपको अगर आपकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो आपको यहाँ पे सेपरेशन सही नहीं पता चलेगी। यहाँ भी बेटर है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब बहुत अच्छी रेजोल्यूशन कर दी तो आप देख सकते हो मैग्नीफिकेशन की वजह से भी पिक्सल नहीं फटी और जो है क्लियर इमेज आई। ठीक है, तो उसको आप इस एक डेफिनेशन ये भी ले सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस एट टू डिस्टेंट पॉइंट ऑफ द स्पेसिमेन कैन स्टिल सीन बाय ऑब्जर्वर। मैग्नीफिकेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं लाइक माइक्रोस्कोप से, और रेजोल्यूशन, बट रेजोल्यूशन पावर इज़ लिमिटेड। हाँ, मैग्नीफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप में चेंज कर सकते हैं, बट रेजोल्यूशन पावर हर माइक्रोस्कोप की एक लिमिटेड होती है। इट इज़ अबाउट 5 टाइम बेटर देन 500 टाइम बेटर देन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से 500 गुना ज़्यादा, यस, 500 गुना ज़्यादा बेटर होती है, विच इज़ इनफ फॉर व्यूइंग स्मॉलर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, मैग्नीफिकेशन आप समझ चुके हो। कॉन्ट्रास्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट रिफर्स एज डार्क टू डार्कनेस ऑफ बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी स्पीशी को देख रहे हो और वो स्पीशी बहुत ज़्यादा छोटी है, आपने उसको ज़्यादा इनलार्ज करोगे तो आप में आपको बैकग्राउंड में डार्कनेस देखने को मिलेगी। इन ऑर्डर टू सी कलरलेस या ट्रांसपेरेंट स्पीशी, स्पेशल टाइप ऑफ, अब अगर हमें कोई कलरलेस स्पीशी देखनी है तो हमें एक और जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम अनदर। ये इसका काम होता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिस्टिंग्विश करना, मतलब एक तरह से आप सेपरेशन ही समझ लो। लाइट माइक्रोस्कोप कॉन्ट्रास्ट इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग एंड स्टैंडिंग द। ओके, अब हम आते हैं माइक्रोमेट्री के आते हैं। ये ऐसी साइंस है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब किसी भी चीज़ का साइज ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप में, तो या माइक्रोमीटर में जरिए करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अटैच्ड होता है
हमारे माइक्रोस्कोप के साथ दो तरह के माइक्रोमीटर होते हैं, एक ओक्यूलर और एक स्टेज माइक्रोमीटर। ओक्यूलर माइक्रोमीटर जो होता है वो डिस्क शेप का होता है और ग्लास का बना होता है, और इसके पास 100 इक्वल डिवीजन होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, नहीं दिया लेकिन 100 इक्वल डिवीजन हैं, ठीक है। और विथ नो एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इट ऑल्सो प्लेस इन आई पीस में हम इसको प्लेस करते हैं ताकि हम साइज देख सकें। स्टेज माइक्रोमीटर जो होगा वो कैलिब्रेटिंग डिवाइस, जिसमें हम ग्लास लाइट को प्रॉपर स्केल रूलर के साथ रखते हैं, और इसमें जो है हम साइज जो है गिवन ऑब्जेक्ट का साइज देख पाते हैं। गिवन ऑब्जेक्ट का इमेज ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन स्टेज। ओक्यूलर की ज़्यादा अच्छी मतलब इमेज होती है स्टेज के मुकाबले में। माइक्रोमीटर का आप यूनिट याद रखो, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनेगा, माइक्रोन। सो द यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर इज माइक्रोन फॉर लेंथ। एग्जाम्पल, अगर आप 0.01 माइक्रोमीटर के बारे में पूछो तो वो 0.0000039 इंचज़ के बराबर होता है। इट्स सिंपली माई, अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह यूज़ कर लेते हैं माइक्रोमीटर। ओके, तो टेक्निक्स होती है हमारी यहाँ पे एंड। अब हम शुरू करेंगे अपना असल में चैप्टर जो है, दैट्स अ सेल। सेल के बारे में हमें पढ़ना है। तो सेल से पहले हम जो है सेल के टाइप पढ़ें। आप समझ लो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, नहीं प्लांट। और हम पढ़ेंगे आज सेल की टाइप में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपने जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, और बहुत सारे बच्चों को ये एक कन्फ्यूजन रहती है कि वो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स का समझ, वो प्लांट का समझ बैठते हैं, और यूकैरियोटिक एनिमल का समझ बैठते हैं। नो, प्रोकैरियोटिक आप ये समझ लो वो सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर ये सेल है तो इसके ऊपर एक थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनके सरफेस पे, उनके उनके बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है। उनके न्यूक्लियस पे मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बल्कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये वर्ड कहाँ से निकले, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? आप वर्ड देखो, प्रो मीन्स प्री, फर्स्ट, अर्ली, कैरियो, न्यूक्लियस। प्री न्यूक्लियस, पुराना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा था? प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऐसा था जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं थी। यू, यू माने प्रॉपर, सही, असली, रियल, जिसको आइडियल भी आप कह सकते हो। कैरी ऑन न्यूक्लियस, जिस एक ट्रू टाइप न्यूक्लियस है ये, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब इसका न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है। डिफरेंस समझो, प्रोकैरियोटिक के मेम्ब्रेन के पास न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, ओ सॉरी, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन नहीं है, एंड यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन का फ़र्क है, और किस पे फ़र्क है? न्यूक्लियस पे फ़र्क है पहला तो। फिर उसके बाद आप देखोगे, फिर आप जो है अलग से डिफ्रेंसिएशन अगर आपको बोला जाए कि करो, और सॉरी डिफरेंस करने को कहे तो आप डिफरेंस कर सकते हो। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों क्या हैं। मैंने इनको स्टार्टिंग में इसलिए रखा ताकि इनकी टाइप्स का पता चल जाए। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस इधर प्रेजेंट है, दोनों ही न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं, ये याद रखना। यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए है 1, और लॉन्ग डीएनए है, और उसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट हैं और क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे तक है, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम भी आपको शो होगा। एनाफेज में आपको सबसे अच्छी तरह क्लियर मिलेंगे, मेटाफेज में अच्छी तरह मिलेंगे, प्रोफेज में आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं रखता। व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? आप यहाँ पे समझ लो एक इस तरह से एक कंटेनर नुमा थिंग होगी जिसपे क्रोमेटिन मटेरियल बाइंड करेगा, और एक धागे की तरह, फॉर एग्जाम्पल गिट्टी के ऊपर धागा बांधते हो ना आप, उस तरह। अब उसके उससे क्या होगा, क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएगा। बट अभी क्रोमोसोम फॉर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इधर क्रोमोसोम भी फॉर्म होगा। ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल यहाँ पे एब्सेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन ही नहीं है भाई। तो इसलिए यहाँ पे कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बता रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जीजोम नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, बट यहाँ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बाय लेयर है, ठीक है, याद रखना। मीजोजोम यहाँ प्रेजेंट है, मीजोजोम यहाँ एब्सेंट है।
मेसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, इनका फंक्शन पढ़ेंगे, आपको समझ जाओगे प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं है, यूकैरियोटिक में क्यों नहीं है। सेल की आपको यहाँ पे पिक्चर दे दी है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में भी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस पे। तो ये मत समझना कि भाई प्लांट सेल जो है वो प्रो में रखा जाएगा, इधर ये डिफरेंस नहीं रखना है। इधर हमें डिफरेंस किसका रखना है, जिस सेल के आपको न्यूक्लियस दिखे, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन दिखे, उसको यू में रख दो, जिस पे ना दिखे उसको प्रो में रख दो। तो इस तरह से हम डिफरेंस करते हुए चलें। ओके, अब हम चलते हैं सेल वॉल पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट से। ओके, प्लांट सेल में आपको ये ज़्यादातर दिखेगा, प्लांट सेल में जो है आपको एक आउटर वॉल मिलती है। और आउटर वॉल क्या छोटी सी होती है, नहीं, आउटर वॉल 3 होती हैं, 1 2, और ये इनके दरमियान ये मान लो ये 3 है। 3 वॉल्स होती हैं और फिर अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मतलब सेल वॉल जो है आपको ये बात पता चली किस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, अलगी में। प्लांट में और अलगी में तो आप प्लांट और इन सब में जो आपको किस में मिलेगी, सेल वॉल। और ये सेल वॉल बननी किसकी होती है, सेल वॉल जो एक आउटर कवरिंग है, ओके, सेल मेम्ब्रेन इधर प्रेजेंट होती है। और जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा है, जो ट्रू मेम्ब्रेन एज मेंशन द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन किस में, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, अलगी और कुछ आर्की में भी। अभी इसका फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सेल वॉल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल्स को, ओके, और उसको एक शेप भी देती है। देखो ना, एक शेप दे दी है आपको, शेप दिख रही है। प्लांट सेल वॉल हेल्प करती है किस में, शेप में। अब हम पता है इवन दे आर हिस्ट्री प्रोटेक्शन, सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करती है फिजिकल डैमेज और पैथोजन। अगर ये नहीं होती तो मेम्ब्रेन से तो कोई भी आ जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्लांट और अलगी की सेलुलोज की फॉर्म होती है, ओके, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और जो है फंगी की आई थिंक काइटिन की होती है। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन विच हेल्प इन डिफरेंशिएट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड सपोर्ट देयर स्ट्रक्चर। और एक सिलेक्टिव बैरियर भी देती है। सिलेक्टिव बैरियर मतलब उसको ब्लॉक कर, जो चीज़ों को जो उसमें से पास हो सकती हैं, उनको प्लाज्मोडेस्माटा से, होल से उनको रोकती है। और प्लांट सेल वॉल है होल, उसके बाद होल भी होते हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। और स्टोरेज करती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट। प्लांट में प्राइमरी सोर्स क्या है, फूड की। फूड अगर आपको कोई तो वो आपके पास एनर्जी की प्राइमरी सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें प्लांट यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके, और उसी की वजह से ग्रोथ करता है, और स्पेशली इन सीड। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा का जिक्र हुआ, इसके बारे में जानते हैं। ये एक सेल है, ये अनदर वन सेल, ऐसे एक दूसरे दो अलग अलग सेल्स हैं। इन सेल्स के दरमियान आपको यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स दिख रही होगी, है ये ओपनिंग्स दिख रही है। इन ओपनिंग से एक सेल दूसरे सेल से अपना मटेरियल, फूड, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इन ओपनिंग को हमने कहा प्लाज्मोडेस्माटा, ओके, क्या कहा, प्लाज्मोडेस्माटा। अंदर सेल के पास वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और इसकी इसका साइटोप्लाज्म भी होता है, और इसकी 3 लेयर्स भी होती हैं, जिनको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल की 3 और लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला, ओके। अभी हम इनके देखेंगे कौन सबसे आउटर में कौन सबसे इनर में। प्राइमरी सेल वॉल आप देख सकते हो इनर वन, मिडल लेमेला बीच में, ओके, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है उससे भी ज़्यादा इनर वन है। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल सबसे इनर, प्राइमरी उससे बाहर, और मिडल लेमेला जो है एक कनेक्शन बना रही है सेल्स के दरमियान। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि 2 ब्रिक्स जोड़ते हो, उन ब्रिक्स के दरमियान सीमेंट लगाते हो, वो सीमेंटिंग का काम यहाँ पे मिडल लेमेला का, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। इसके साथ अब हम चलते हैं सेल वॉल को देखते हैं, इसकी तीनों लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो सेल वॉल की कंपोजिशन को देखो,
तो फाउंड इन सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। दीज माइक्रोफिब्रिल्स आर मैट्रिक पैक्टिन पॉलीसेकेराइड एंड क्रॉस-लिंक्ड लाइकेन। लिग्निन जो एक इधर एक मटेरियल होता है जो सेल वॉल में पाया जाता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है, और लिग्निन क्रिएट करता है इम्परमिएबल सरफेस। इम्परमिएबल मतलब किसी चीज़ की परमिएबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा, और स्ट्रेंथ देता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है लिग्निन। तो इससे ये समझ में आता है ये रिजिड मटेरियल है। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में सेल वॉल में पाया जाता है, और ये सब्सटेंस सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर देता है बैक्टीरिया को। अब हम इसकी 3 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेयर मिडल लेमिला, ये फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट है जो सीमेंटिंग का काम करता है, मैंने आपको बताया। ओके, दो डॉटर सेल्स में इसको हम मिडल लेमिला कहते हैं। ये बहुत कॉमन लेयर है दो सेल्स के दरमियान, और इस ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है दो सेल्स को। आपने देखा सबसे आउटर में है तो दो सेल्स को सेपरेट कर रहा है। इसी के साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलेगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से ये फॉर्म हो रहा है, बन रहा है ये मिडल लेमिला। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये लेयर किस वजह से बनती है? जब सेल डिवीजन होती है ना, तो साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, तो उससे ये फॉर्म हो जाती है मिडल लेमिला। इसी के बाद हम आते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ओके, व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल जो है, प्राइमरी लेयर, वो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल का फर्स्ट प्रोडक्ट है। और मटी ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, बस लेयर नहीं है, याद रखना। मटेरियल प्राइमरी लेयर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट डिपॉजिट ऑन ईदर साइड ऑफ मिडल लेमिला। ये यंग डिवाइडिंग एंड अनलार्जिंग सेल रिमेन थिन। अगर यंग है तो थिन है, और इलास्टिक है, जैसे ये ओल्ड हो जाएगी तो थिक हो जाएगी और रिजिड हो जाएगी, और मतलब मैच्योर हो गई ना। इट कंटेन हेमी सेलुलोज। क्या क्वेश्चन यहीं से बनेंगे? ये जो कंपोजिशन है इधर से आपको इन तीनों में क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिडल लेमेला किससे बनी हुई है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। प्राइमरी सेल वॉल हेमी सेलुलोज क्या? पॉलीसेकेराइड, जिसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। बीटा 1,4 लिंकेज की बैकबोन है यहाँ पे क्रॉस लिंक। ये बीटा 1,4 लिंकेज आपको समझ में आना चाहिए, जो हमने बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में कवर किया है। 1,4 मतलब वन, और 1 कार्बन और 4, अब 4 हाइड कार्बन। ओके, इस तरह से माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेलुलोज अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर किसको कहते हैं? वो जिगजैग मैनर आप दिखते हो ना, जो हमने पढ़ा था एंड पैक्टिन में। अभी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट सेलुलोज की जो है उसकी इस सेल वॉल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे एक ओपनिंग मिलेगी जिसको आप प्लाज्मोडेस्माटा कहोगे। ओके, यहाँ पे आपको सेलुलर कंटेंट और नेबर सेल से जो कम्युनिकेशन कराने का काम देता है वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है। इसी के बाद आपको आती है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी लेयर। सही है, लेयर विच डेवलप किसके दरमियान डेवलप होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। मतलब इनर वन कौन सी है? इनर वन ये है। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। ये कंसेप्ट क्लियर रखना। इट डजेंट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल, सब प्लांट सेल में नहीं होती। अब ये नहीं कि ये सब में, और ये जो है कुछ प्लांट में पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट टिश्यूज में जब स्केलेटन कायमा, इन सेल में अब ये उन सेल में पाई जाएगी जो सेल डेड हैं एट देयर मेच्योरिटी पे। सेकेंडरी सेल वॉल के मैचुरेशन जो है प्राइमरी सेल वॉल करता है। जैसे ही प्राइमरी सेल वॉल की मैचुरेशन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये प्राइमरी सेल वॉल बन गई, तो अब यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की डिपोजिशन स्टार्ट हो गई है, उसका मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन होती है, और ये थिक होगी, रिजिड होगी लिग्निन की वजह से। ये लिग्निन के बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और कुछ वैक्सेस की वजह से भी आप ले सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? अच्छा, आप इसकी कंपोजिशन पूछे आपसे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वैक्सेस। ओके, ये मत बोलना कि भाई अब इसकी कंपोजिशन ही नहीं है, ये तो लिग्निन इस पे लगाओ तो उससे नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है सपोर्ट में प्लांट को। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरन कायमा फाइबर, स्क्लेरॉइड, जाइलम वेसल्स, टेकाइड, ये कंटेन विच कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल। इन सब में क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं, बट 1 मिनट ब्रेक चाहिए। ओके।
ओके, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको इस तरह से हम प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट एंड प्रोटेक्ट इंटीरियर ऑफ सेल, सेल का इंटीरियर। एक डिफरेंस और जो आपने अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सेल वॉल डेड होती है, डेड सेल से कंपोज होती है, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। तो याद रखना ये ट्रूथ है। इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर का जो स्पेस को है वो सेपरेट करके रखती है। स्ट्रक्चर्स पे आने से पहले हम इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, ये सेल को परमेबल बनाता है। कुछ कंपोनेंट सेल से नीड है जाने की, एंटर करने की, तो वो तो इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, ये सेमी परमेबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू करने के लिए हेल्प करता है। सेल स्ट्रक्चर देता है। अटैच मतलब इस सेल मेम्ब्रेन पे कुछ साइटोस्केलेटन्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे, नेटवर्क्स, प्रोटीन फाइबर, माइक्रोट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, ये सब कुछ इस पे इस इधर इसके साथ अटैच होते हैं सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल फ्लैजिला जो स्पर्म में होता है, और कहीं कहीं आपको सीलिया सीलिया भी मिल जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। तो ये जो है ना एक तरह से स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। सेलुलर प्रोसेस में किस तरह, सेलुलर प्रोसेस में ये अलग अलग सेलुलर प्रोसेस लाइक एडेंशन, आयन कंडक्टिविटी, सेल सिग्नलिंग, इनमें भी रोल प्ले करता है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल टारगेट जो बनाता है, वो भी सेल सेल मेम्ब्रेन की वजह से, मतलब इसकी परमेबिलिटी की वजह से ही होता है। अब हम इसका कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले जो है इसके दो मॉडल्स। एक मॉडल था सैंडविच मॉडल के रूप में, डेविसन डैनियल ने जो है इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई एक दो प्रोटीन है, उसके अंदर लिपिड जो है एज कह सकते हैं कि कबाब की तरह अंदर है, और वो सैंडविच की जो डबल रोटी है, मतलब जो है बन है, वो ऊपर की साइड है। तो इस तरह सैंडविच बना हुआ है ये एक तरह मेम्ब्रेन। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये मॉडल इतना ज़्यादा चला नहीं और फेल हो गया। Early model proposed in 1935 described the structure of cell membrane. It suggests the cell membrane made up of two-layer phospholipid with protein-like sandwich in between. But असल मॉडल जो आया फ्लूड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकलसन दोनों ने मिलकर ये प्रपोज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इन्होंने जिसको हमने फ्लूड मोजाइक मॉडल का, ओके। फ्लूड मोजाइक मॉडल ने कहा कि भाई ये जो इसमें लिपिड बाइलेयर है, मतलब इसकी लिपिड की क्या है, बाइलेयर मेम्ब्रेन है, और ये लिपिड मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, और जो है और ये एबल हैं रोटेट करने के, सही है, और ट्रांसलेट एंड वाइब्रेट लेटरली मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे असल चीज़, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन कितने तरह के, इंटीग्रल प्रोटीन, ओके, और पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखना है, इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। डिफरेंस ये है कि इंट्रिंसिक जो है हम मूव नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन आर बिलीव टू प्रोवाइड अ चैनल। देखो ना यहाँ अंदर पूरे चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अच्छा हम इनको निकाल रहे हैं, मतलब ये बाहर नहीं निकल सकते। और जो है ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को मूव करने में काम आते हैं, आइंस को। और जो चीज़ें बैक एंड फोर्थ करनी है एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, वो इन प्रोटीन से होता है। बट एक्सटेंसिव प्रोटीन जो इनके अपर सरफेस पे इस तरह लगेगा, ये तो ईजिली रिमूव हो सकते हैं। तो लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड लिपिड बायलेयर, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्मिक सरफेस, एंड लूज एसोसिएशन है इनकी। ये जो है ये लिपिड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं साइड चेन, और अरेंज जैसे मोजाइक विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊँ तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर का सब यूनिट, जैसे हमने पहले भी देखा था बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में, कि ये इसका टेल हो जाता है जो हाइड्रोफोबिक है, ये इसका हेड हो जाता है हाइड्रोफिलिक है। इसको बाइलेयर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से भी वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इस तरह हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक करके एक अरेंजमेंट लगी होती है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्फा हेलिक्स प्रोटीन मिल जाएगा, चैनल प्रोटीन मिल जाएंगे, पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन, एंड कोलेस्ट्रॉल भी आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। मतलब इसका आप कंपोजिशन के बारे में बात करो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पैरेलल लेयर हैं नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड तेज है, हाइड्रोफिलिक एंड आप कह सकते हो एंड हाइड्रोफिलिक एंड इनका मतलब तेज है, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड इसमें होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और 50% ये लिपिड मॉलिक्यूल, और जो है आपको 50% ये प्रोटीन वेट में मतलब कंटेन करता है। और फिर उसके बाद बाकी 5 से 10% जो बचा, 5 से 10% जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड वगैरह कंटेन। मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ही ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट को ना पढ़ा तो मेम्ब्रेन अधूरा रह जाएगा। मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं। तो मेम्ब्रेन के बारे में जो है हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो ट्रांसपोर्ट आपको पता होना चाहिए, दो तरह का ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव। मैं कहूँ मैंने यहाँ पे वाटर लिया और इस वाटर को यहाँ से मूव करूँगा तो वाटर बड़ी इजीली नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ पे आने में कोई एनर्जी की नीड नहीं लगेगी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल बेकार सा एग्जाम्पल दिया। हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती, वहाँ पे इजीली जो है चीज़ मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि एक जगह क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक जगह क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह कंसंट्रेशन कम है। एग्जाम्पल यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ पे आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ यहाँ से यहाँ पे आने में इजीली मूव करेगी। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में आ रहा है बगैर एनर्जी के रिक्वायरमेंट, पैसिव प्रोसेस लाएगा। बट मुझे ज़रूरत है इसको लो कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन पे लेके जाना है, मैं चाह रहा हूँ इसको भी उधर ले जाऊँ, तो मुझे एनर्जी लगेगी, हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी है जो एज ए, तो हम इसको यहाँ से वहाँ मूव करवा पाएंगे। तो ये सब किसकी वजह से होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। मेम्ब्रेन में जब एटीपी मेम्ब्रेन के पास एटीपी आता है तब जो है चैनल्स खुलते हैं, जो और फिर जो है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी दो टाइप्स हैं, आप देखो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई गैस को रिलीज़ किया, वो गैस जो है अचानक से लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा और फिर एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव कर जाएगा मेम्ब्रेन के। सही है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये ये फ्लो, अब आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, फ्लो ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल वाटर गैसेस, ये सब मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है, एक तरह से समझ लो। वहाँ पे आपको प्रोटीन्स के कैरियर दिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है मतलब सेल में वहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट हैं जहाँ से मॉलिक्यूल जो है इजीली मूव कर सकता है। एक्टिव मूवमेंट में आपने देखा कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना पड़ता है कैरियर प्रोटीन एनर्जी के जरिए। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड मिनरल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, सोडियम एंड पोटाशियम एक्सचेंज पंप, ये सब एक्टिव मूवमेंट है। एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप इधर अमीबा सपोज करो, एक अमीबा लो, एक अमीबा को आप यहाँ पर सपोज करो, ये आपने एक अमीबा सपोज कर लिया, जैसे फूड चाहिए, इसने अपने जो है सूडोपोडिया आगे से निकाले और इस फूड को अंदर इंगल्फ किया, अंदर की तरफ, और मेम्ब्रेन को यहाँ से खोल के उसको अंदर की तरफ लाया। उसने क्या किया, इसको इनटेक किया, इनटेक ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड थ्रू मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग एन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। एक अंदर एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा, इस तरह उसके अंदर फूड होगा। तो ये क्या कहोगे आप, इसने क्या कर ली, एंडोसाइटोसिस कर ली। एंडोसाइटोसिस कर लिया। अब एंडोसाइटोसिस भी दो तरह की है, या तो कोई लिक्विड मटेरियल कर रहा है तो उसे आप कहोगे पिनेकोसाइटोसिस, अगर वो कर रहा है कोई, सॉरी पिनोसाइटोसिस, और अगर कोई कर रहा है वो सॉलिड पार्टिकल इनटेक तो वो होगा पैगोसाइटोसिस। अगर इसने अब ये इनटेक करने के बाद उसे एक्सक्रीट करता है, सही है, एक्सक्रीट करता है वेसिकल को रिमूव करके, तो अब इसे आप कहोगे एक्सोसाइटोसिस। ये सब एक डायग्राम में बनाया हुआ है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिव फैसिलिटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, ये पंप है, इसे सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। इसमें जो है एटीपी यूज होती है, या आप जब पढ़ोगे, जब आप मसल्स के बारे में मसल्स के चैप्टर पढ़ोगे, स्केलेटन के चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे कि मसल्स में किस तरह से जो है सोडियम पोटाशियम पंप लगे हुए होते हैं और सेल के अंदर वो वर्क करते हैं। और यहाँ पे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस
यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने बताया। इसी के साथ हमारा ये पोर्शन होता है कंप्लीट। ओके, अब हम आगे मूव करेंगे। आगे हमारा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, ये तो आम सी बात है, लेकिन कहाँ तक होता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से पहले और सेल की मेम्ब्रेन के बाद, मतलब जो बीच में है सेल की मेम्ब्रेन के बाद और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से पहले, जो भी बीच में है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। और ये थिक सॉल्यूशन है जो एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन। इसमें वाटर होता है, तकरीबन वाटर होता है, फिर सॉल्ट, प्रोटीन। यूकेरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में ऑल मटेरियल इनसाइड सेल होते हैं और आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब हम यहाँ बात करें तो साइटोप्लाज्म कंटेन करता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ओके, और ये 90% वाटर भी रखता है। कुछ आप यहाँ पे कह सकते हो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं यहाँ पे, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, हार्मोन्स, ये सब आपके पास होंगे, और लिपिड, प्रोटीन वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इस फॉर्म में सेमी फ्लूइड कोलाइडल फॉर्म में, सेमी फ्लूइड ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड, एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर समझ लो। अब यहाँ पे हम इधर ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ऑर्गेनल्स में ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पढ़ा, अब हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, तो सबसे पहले आता है ER। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो है ना, एक तरह से आप समझ सकते हो, ये एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ होता है। किस तरह से? एक एक थोड़ा सा फ्लो में आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, सेल से आपको, आपका अंदर है DNA। सेल के अंदर क्या है? आपका DNA है। DNA का है न्यूक्लियस में, सॉरी न्यूक्लियस में DNA। वो DNA जो है अंदर से RNA कॉपी करता है और बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भेजता है। राइबोसोम उस RNA को क्या करते हैं? डी कोड करते हैं, और डी कोड करके एक सिग्नल तैयार करते हैं, मतलब एक प्रोटीन तैयार करते हैं, और वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। ओके, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसको मूव करता है। मे बी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाए या स्मूथ। अब वो आगे मूव करेगा। आगे मूव करने के बाद वो एक तरह से आप समझ लो अभी वेजिकल फॉर्म करेगा। उस वेजिकल को आगे जो है वो लेके जाएगा गोल्जी अपैरेटस के पास। गोल्जी अपैरेटस जो है आगे उसको और मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करके अब उसे देखेगा कि अब इसको ये कहाँ भेजना है, अब इसको ये कौन से टारगेट पर भेजना है। ओके, बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैक्यूल आता है। फिर जो है गोल्जी बॉडी बनाती है एक वेजिकल, और वो वेजिकल को देखता है ये कहाँ इसको सेंड करना है। अगर वो सेल के अंदर ही टारगेट है तो वो इंट्रा सेलुलर टारगेट पे सेट करेगा। अगर सेल के बाहर भेजना है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट सेट करेगा और अलग तरह का वेजिकल यूज़ करेगा। ये हम आगे अभी सब देखेंगे, एक फ्लो में बता रहा हूँ मैं। और फिर जो है वो जाके वहाँ पे एक तरह से मैसेज कह सकते हो सेंड होगी। मतलब इस तरह से न्यूक्लियस जो है अपना परफॉर्म करता है वर्क, और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सही है ना? ये मत समझना अलग ऑर्गेनल है, ये अपना काम अलग कर रहा है, अपनी अपनी जो मतलब दुनिया में मस्त है, नहीं। ये अपना वर्क अलग कर रहा है, लेकिन वर्क अलग है, लेकिन ये एक सिस्टम में बन के वर्क चल रहा होता है इस तरह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक सिस्टम है। ठीक है, कहाँ लगा होता है? जैसे आप देखोगे ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बिल्कुल ही करीब, उसी के साथ बिल्कुल ज्वाइन होता है। वहीं से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चैनल का एक्सटेंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई साइटोप्लाज्म नहीं है, यही फैला हुआ है, नहीं। मतलब साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्या वजह थी? वो था सिर्फ एक राइबोसोम। राइबोसोम की वजह से इनके दो डिफरेंस हो गए, बट इनका फंक्शन भी डिफरेंट है, इसलिए इनको डिफरेंट का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे तो यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलेंगे। राइबोसोम का वर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को अभी हम पढ़ते हैं, इसी के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो साइटोप्लाज्मिक फेज, मतलब आउटर सरफेस पे इस पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं इस तरह से, ये देख सकते हो आप। अब ये जो है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होगी इधर हाई प्रोपोर्शन में, और ट्रांसलेशन यहाँ पे ही होगी। ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस होता है? जिसमें RNA को डिकोड किया जाएगा। एक तो था ट्रांसक्रिप्शन, DNA ने RNA को कोड बना के बाहर भेजा, बाहर उस RNA को डिकोड करके प्रोटीन सिंथेसिस किया। तो ये क्या है? ये यहाँ पे इधर राइबोसोम में होता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, तो इधर ज़्यादातर प्रोपोर्शन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सही है, और फिर उसको जो ट्रांसपोर्ट वगैरह। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है?
राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पे ये स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल लाइक यहाँ पे एडिपोज सेल्स होते हैं। अब स्टेरॉइड का काम क्या है, यहाँ पे आपकी बॉडी में कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो स्टेरॉइड से बनते हैं, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग होते हैं, मतलब स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, और जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कुछ फीमेल्स में कुछ मेल्स में, और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, ये इस तरह होते हैं। तो ये एडिपोज सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, यस, ये आपको पॉइंट बहुत अच्छा ये इस है। इसमें अब आप बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके मसल्स में भी होते हैं, लेकिन उसको आप एक और नाम से जानते हो, जिसको आप कहते हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, वो कौन सा होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और वहाँ से कैल्शियम मूव करता है। तो आपकी मसल्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, लिवर और मसल्स में भी, जो ऑयल और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और स्टेरॉइड, डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड भी फॉर्म करते हैं फॉस्फोलिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज डायनामिक सिस्टम है, डायनामिक ऑर्गेनल, मतलब एक डायनामिक ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की करते रहते हैं। लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है कैल्शियम स्टोरेज, जो आपके मसल्स में करी जाती है, ताकि आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो और आपके मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अच्छी तरह हो। ये अभी आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मसल्स के चैप्टर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा डिटेल में, इंटर में, ओके। इंटरसेलुलर सपोर्ट एक फ्रेमवर्क भी ये प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किसकी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनल्स में, ओके। तब हम आते हैं राइबोसोम्स, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्म करता है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल मशीन है जो सेल में पाई जाती है, और बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस मतलब मैसेज आरएनए से ट्रांसलेट करना, किसकी मदद से ट्रांसलेट करता है, जो अभी मैसेज आया वो मैसेंजर आरएनए आया है के जरिए आया है, मतलब एमआरएनए। जो राइबोसोम जिस आरएनए से बना है वो आरआरएनए है, जो डिकोड करेंगे वो टीआरएनए है, ट्रांसलेशनल आरएनए। राइबोसोम लिंक करेगा अमीनो एसिड टुगेदर इन ऑर्डर टू स्पेसिफिक बाय कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबो माइक्रोमोलिक्यूल टू पॉलीपेप्टाइड। देखो आरएनए की यहाँ पे एक चेन आई, अब यहाँ पे टीआरएनए इस तरह से आएंगे, टीआरएनए, तो ये आएंगे, इन पे जो है इस तरह से एक प्रोटीन अटैच होगा, और यहाँ पे ये इनका, इनके पास जो है कह सकते हैं कोड्स हैं, एक तरह से कोड्स हैं। एक कोड जो है इधर डिकोड होते जाएंगे, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, और एक अमीनो एसिड की चेन सिंथेसिस हो जाएगी इस तरह से। तो अब ये राइबोसोम जो इसके दो यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल के ऊपर जो है लार्ज, सॉरी, लार्ज, लार्ज और स्मॉल के दरमियान में जो है आरएनए आता है, और फिर जो है ये डिकोड होता है। अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था सेवेटबर्ग। सेवेटबर्ग एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम सेडिमेंटेशन के बिहाफ पे उनका वेट देख मेज़र करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमने मेज़र किया राइबोसोम का सेपरेशन, हमारी हुई 70s पे, तो हमने इसको एज ए 70s राइबोसोम कह दिया। अभी कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है, तो हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s का कहते हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम 80s का कहते हैं। 70s का हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसकी सेडिमेंटेशन की पूरे की, तो हमें ये 70s स्पीड पे सेवेटबर्ग पे पाउंड मिला, सही है, हमने इसे 70s राइबोसोम का। अच्छा, इसका अगर हम लार्ज सब यूनिट देखें तो वो 50s का है, और स्मॉल देखें तो वो 30s का है। आप बोलोगे ये क्या है, तो ये हमने इनकी अलग अलग करके जब इनकी जो मतलब सेडिमेंटेशन की या सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो हमें अलग स्पीड मिली, ठीक है। इसी तरह यूकैरियोटिक में देखो 60s का इसका लार्ज है और 40s का स्मॉल है, टोटल 100s होना चाहिए, बट इनको अलग अलग करा तो हमें ये स्पीड मिली, और अगर हमें पूरे राइबोसोम की हमने जो सेंट्रीफ्यूगेशन की तो हमें 80s मिली। इसी तरह इनका आरएनए देख लो, 5s का आरएनए, ये आरएनए पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका आरएनए किस कौन सा है, आरआरएनए, तो ये एक आरएनए, तो इधर 5s, तीन तरह के आपको यहाँ पे आरएनए मिलेंगे यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक का लार्ज सब यूनिट में आपको तीन तरह के आरएनए मिलेंगे, एक 5s का, एक 5.8s का, और एक 28s का।
तीनों नंबर आपको याद रखने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे पीछे होंगे, यही नंबर है। एक स्मॉल यूनिट में आपको आरएनए मिलेगा, वो एटीएस का मिलेगा। इसी तरह प्रोकैरियोटिक में दो तरह के मिलेंगे, 5s और 28s, और स्मॉल में 16s। ओके, इनको सिंपल एडिशन वगैरह मतलब अपनी फिजिक्स और मैथ अप्लाई मत करना। यहाँ पे हमने जो है एक प्रोसेस मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए जो है हमने इनको कराया, तो उसकी उसकी वजह से हमें एक सेवेड वर्क में हम इनको मेज़र कर रहे हैं एस में, तो इसलिए हमने इनको एस लगाया है यहाँ पे। ये कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। एक मैंने एक और यहाँ पे आपकी बुक में जो है मतलब दिया हुआ है, दैट्स अ पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या है? एक सिंगल एमआरएनए है, उस एमआरएनए पे अलग मतलब बहुत सारे जो हैं राइबोसोम अटैच हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये एक देखने वाला स्ट्रक्चर जो हमें लग रहा है, इसको हम पॉलीसोम कहेंगे, जो एग्रीगेट्स न्यूमरस राइबोसोम दैट आर प्रोसेस द एक्टिवली ट्रांसलेटिंग एमआरएनए इनटू प्रोटीन। अब आता है हमारा गॉल्जी अपरेटस। तो ये सब सीक्वेंस में दिया हुआ है, आप खुद समझ सकते थे किस तरह से। अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, उसको एक वेसिकल में, सॉरी एक वैक्यूल में बना के आगे भेजेगा। ये तो गोल्जी बॉडी की सिक्रेशन है, लाइसोसोम, सॉरी वेसिकल बना के भेजेगा, क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट में स्टोरेज के काम आता है, नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकल जो है एंडोप्लाज्मिक से आएगा, और लाइसोसोम जो होता है वो सिक्रेशन होती है गोल्जी की, जिसमें से जिसकी भी टाइप्स हैं आगे हम देखेंगे। तो गोल्जी अपैरेटस जो है कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया, इन्होंने जो है उसको गोल्जी अपैरेटस नाम दिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जीसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग डिस्कवरी में अलग अलग नाम दिए गए। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको कैनालिक्यूलर सिस्टम कहा गया, ये कैनाल सिस्टम लग रहा है, सही है। इट अनलाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हैज़ पैरेलल अरेंजमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक्सटेंड था, ये पैरेलल अरेंज में है, फ्लैटेंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकल विदाउट राइबोसोम, बगैर कोई राइबोसोम के। इट इज़ बेसिकली डेवलप फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डेवलप हुआ है। इसमें आपको अब इसके आगे के शेप मतलब जो है इसका पेज और देखना है, तो अगर आपके बारे में अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो इसका जो डिस्क शेप या सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट कंपार्टमेंट, उसको हम क्रिस्टनाए बोलते हैं। ये थोड़ा आप कंफ्यूजिंग रहेगा माइटोकॉन्ड्रियम और गोल्जी में, इसको आप क्रिस्टनाए बोलोगे और वो क्रिस्टे बोलोगे, ठीक है, क्रिस्टनाए। क्रिस्टनाए नेटवर्क इंटर कनेक्टिंग टिब्यूल। ओके, गोल्जियन सिस्टम जो है एक टिब्यूलर सिस्टम है, आप कह सकते हो। इधर जो है आपको फेज़ के बारे में जानना होगा, इसके दोनों फेजेस के बारे में। तो फेज़ को आप किस तरह याद रखोगे, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फॉर्मिंग फेज या कन्वेक्स फेज। कन्वेक्स जिसको हम सिस या फेज कहेंगे, ये देख लो, ये क्या है, ये कनकेव है, कनकेव स्ट्रक्चर आपको इस तरह मिलता है और कन्वेक्स आपको इस तरह मिलेगा। सॉरी, यहाँ से देखो तो आपको कनकेव इस तरह मिलेगा और कन्वेक्स इस तरह मिलेगा। तो ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, पीछे से आपको देखो तो वो सिस होगा, सिस फेज होगा। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप फॉर्मिंग फेज भी बोल सकते हो, क्योंकि वो कन्वेक्स है, जहाँ से आपका वेजिकल इनकम होगा, अंदर आएगा। अब अंदर आगे यहाँ पे ल्यूमेन है, इस तरह से यूँ एक्सटेंड है यूँ करके, तो ये कृष्णाएँ है यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यूली फॉर्म वेजिकल, जिसको आप लाइसोसोम भी बोल सकते हो, ये सीक्रेटरी वेजिकल है। मतलब ये आप एक तरह से पोस्ट ऑफिस समझ सकते हो गोल्जी एपैरेटस को, सेल का। मतलब कोई भी आपके पास वेजिकल आया दूसरे मतलब आपके शहर से, अब आपको दूसरे शहर भेजना है, तो ये उसको मॉडिफाई करके अपना पार्ट अपना जो है ठप्पा लगा के, और ये मतलब मॉडिफाई वगैरह करके आगे भेज देगा, ठीक है, अपने अपने पैकेट में पैक करके। और ये जो आपको कनकेव फेस दिख रहा है, इसको आप ट्रांस बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रांस फेस बोलोगे या मैचुरिंग फेस। अब इसका फंक्शन देख लो, फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग, शॉर्टिंग प्रोटीन, पैकेजिंग, सिंथेसाइज ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑफ सेल वॉल। सिंपल वर्ड में आप ये बोल सकते हो, मतलब प्रोसेस करा, पैकेज करा और उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया। गोल्गी apparatus रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोसेस सॉर्ट देम, इट कंटेन ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम, एंजाइम्स हैं इस तरह के। और जो ये शुगर मतलब ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ये शुगर के मोनोमर पे अटैच होंगे टू प्रोटीन और मूव थ्रू द ऑर्गेनल। ओके, अब ये पैकेजिंग प्रोटीन करेगा, मतलब गोल्जी apparatus क्या करेगा,
अपनी मेम्ब्रेन उस बाउंड करेगा और एक वेसिकल इनसाइड फॉर्म करेगा और उसको जो है उसकी डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। सही है। तो प्लांट सेल यूज़ करता है गोल्जी अपरेटस ताकि वो पॉलीसेकेराइड को सिंथेसाइज करे। लाइसोजाइम, ये गोल्जी बॉडी की क्या है, ओरिजिनेशन है, मतलब उस गोल्जी बॉडी की सिक्रेशन कह सकते हो, जो एक सिंगल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी है। माइक्रोमीटर में होता है। डायमीटर में बात करो तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। डाइजेशन में भी वर्क परफॉर्म करता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको पता है, तो डाइजेशन में वर्क परफॉर्म करेगा। और फैगोसाइटोसिस में भी वर्क परफॉर्म करता है। फैगोसाइटोसिस होगी, फॉरेन पार्टिकल आया, उसको एक वैक्यूल में बना के रखना और उसके साथ जो है मतलब एक तरह से, तो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जिसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको पहले अपने वैक्यूल में लाएगा, अपने कब्जे में लाएगा, फिर उससे जो है लड़ाई करेगा, उसको जो है तोड़ी फोड़ी उसकी जो करेगा। तो वन आउट सेलुलर कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल जो है डेड हो गया तो भी गोल्जी बॉडी उसको सिक्रिएट करेगा ताकि ये उस सेल को इंगल्फ कर जाए, ताकि कोई एबनॉर्मेलिटी ना रहे बॉडी में। टाइप ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑटोलाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो प्रोसेस करता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इनटू एंजाइम, मतलब ये जो है एक्टिव पार्टिकल्स नहीं होते इसमें, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये डाइजेशन प्रोसेस करता है। प्राइमरी आपको जो दिखेगा वो क्या करेगा, डाइजेशन प्रोसेस करेगा। यहाँ पे एक डायग्राम देनी थी, वो डायग्राम में देना भूल गया, तो मैं नोट्स में जो है इंशाल्लाह आपको यहाँ पे वो डायग्राम दूंगा किस तरह से ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस करता है और जो है बाकी सारे प्रोसेस। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है हेट्रोफैगोसोम, मतलब हेट्रोफैगोसोम फैगोसाइटोसिस। सेकेंडरी लाइसोसोम फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, मतलब जैसे प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करेगा तो साइटोप्लाज्मिक वेसिकल जो है उधर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है मतलब रिलीज होंगे और फिर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स को वन आउट वगैरह करेगा, मतलब एंडोसाइटोटिक प्रोसेस भी करता है। टर्शरी लाइसोसोम जो रेजिडुअल बॉडी कहते हैं जिसे, ये कंटेन करता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसको बॉडी से एक्सपेल करेगा। सही है। रेजिडुअल बॉडीज कोलाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया एक्सोसाइटोसिस एंड एफेगी लिपोफ्यूजन पिगमेंट ग्रैन्यूल एंड एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल बॉडी। मतलब ये लाइसोसोम की टाइप्स नहीं है, लाइसोसोम की स्टेज समझ लो। प्राइमरी लाइसोसोम फॉर एग्जांपल जिसने डाइजेशन स्टार्ट किया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में। सेकेंडरी जो अभी मतलब एंडोसाइटोटिक प्रोसेस चल रहा है। सही है। और टर्शियल लाइसोसोम जो उसको एक्सोसाइटोसिस कर रहा है एनडाइजेस्टेड मटेरियल को। बट ओटो लाइसोसोम जिसको ओटोफेगोसोम बोला जाता है, ये ओरिजिनेट होता है फ्यूजन से। मतलब प्राइम लाइसोसोम या डेड इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर जो फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इनको इट फंक्शन टू एलिमिनेट द सेल डेब्रीज इन द डेड सेल, तो इनकी एपोप्टोसिस करना यही करेगा। सही है। दो प्रोसेस होते हैं, एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस। निक्रोसिस जो है वो होती है कोई फैक्टर की वजह से जाता हो ना, एपोप्टोसिस एक नेचुरल रहते हैं, तो सेल का डिस्फंक्शन हो जाना ये कह सकते हो। अच्छा, अब लाइसोसोमल डिजीजेज भी होती हैं, बट पहले लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर रेंज 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर से 1.2 माइक्रोमीटर तक की लेंथ होती है। शेप स्फेरिकल होता है इनवेरिएबली, मतलब चेंज नहीं होता। कंपोनेंट इसके बारे में बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में। लाइसोसोमल डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, 30 से अबव यहाँ होती हैं, बट इधर यहाँ पे 3 लिखी गई हैं। एक होती है यहाँ पे दी है टेसेक डिजीज़, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ब्लाइंडनेस और डेथ बाय एज ऑफ 3 ईयर्स। क्यों हुआ? लाइसोसोम डिस्फंक्शन या लाइसोसोम ने सेल को ही रप्चर करना शुरू कर दिया। गॉशर डिजीज़, ये स्प्लीन और लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है, सिम्टम्स ये यहाँ पे, और लॉन्ग बोन हो जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन और इनफर्टाइल फॉर्म ओनली। क्रैप माइलिन, माइलिन जो है हमारे किस पे पाया जाता है आपको पता है? ये माइलिन शील्ड के जो है स्वान सेल हमारे एक्सोन पे बनाते हैं। एक्सोन क्या है? ये आपके नर्व पे पाया जाएगा। नर्व पे जो एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सोन पे माइलिन शील्ड होती है जो एक स्पेशल सेल स्वान सेल कंपोज करते हैं, उसका लॉस हो जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन, डेथ एज टू दो दो की एज में जो है डेथ हो जाएगी। फिर आता है पेरोक्सिज्म। पेरोक्सिज्म क्या है?
प्रोक्सिसोम भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और स्मॉलर साइज होता है। और ये क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन करता है टॉक्सिक मटेरियल को, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ज़्यादातर ये लिवर में पाया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, तो ये एक तरह से टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए, तो इसको हाइट H2O में कन्वर्ट करना ये प्रोक्सिसोम करेगा। इसका आप स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक कोर है इधर, मैट्रिक्स है और लिपिड मेम्ब्रेन है, बस। इट कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम, पेप्सिडाज, परऑक्सीडेज, कैटलेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और ये एनिमल और प्लांट में दोनों में पाया जाता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ओके। या सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस या आइसोप्रोनाइड बायोसिंथेसिस, ये प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, और इम्पोर्टेंट ग्रुप है फॉस्फोलिपिड का, जिसको प्लाज्मोजिन और साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मोजिन हमारे ब्रेन और हार्ट टिश्यू में पाया जाएगा। मतलब अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करोगे तो H2O2 फॉर्म होगा, जो एज अ टॉक्सिन है, और वो टॉक्सिन को कैटलेज एंजाइम जो प्रोक्सिसोम में होता है, ये सारा प्रोक्सिसोम में चल रहा है। इसलिए तो कहते हैं प्रोक्सिसोम लिवर में एबेंडेंट है, और इन एनिमल्स में भी अबंडेंट, कैमल, कंगारू एंड रेप्टाइल, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म करते हैं। और प्लांट में क्या करता है, प्लांट में ग्लाइकोलेट जो एक एसिड है उसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है प्रोक्सिसोम। तो प्रोक्सिसोम का एक हमें इतना फंक्शन पता चल गया कि ये ज़्यादातर कन्वर्जेंस डिटॉक्सिफिकेशंस में वर्क करता है। एक ग्लाइकोसोम, इस तरह समझ लो ये लाइजोसोम की तरह ही है, लेकिन लाइजोसोम नहीं है, सही है। देखो, लाइक लाइजोसोम एंड प्रोक्सिसोम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल मेम्ब्रेन है और माइक्रो बॉडी है, गॉल्जी से ही ऑरिजिनेट होता है। इनको स्पेशलाइज्ड प्रोक्सिसोम आप बोल सकते हो। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाता है, सीड में। जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो के मैचुरेशन से पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होता है सीड के अंदर, ताकि उसको फूड प्रोवाइड करे, तो उधर भी ये आ जाएगा। ईच ग्लाइकोसोम है सिंगल लेयर ऑफ बाउंडिंग मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ फाइन ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। ग्लाइकोसोम का स्ट्रक्चर देखो तो लिपिड मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और कोर वही सिंपल। और ये इधर जो है एक ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल वो होती है, एक साइक्लिक मैनर में जो है प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये सीडलिंग की वक्त होती है, इसमें जर्मिनेट होता है सीड, और वो कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ज़्यादातर यूकेरियोट्स में पाया जाता है, प्लांट्स, एनिमल, फंगी वगैरह में। क्या काम है इसका, काम भी देखेंगे, बट पहले हम इनका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो, इधर है क्रिस्टाई, क्या क्रिस्टे, इसके दो मैट्रिक्स हैं, इनर मैट्रिक्स और ये आउटर, मतलब दो मेम्ब्रेन है, बाय लेयर है। इन इंटर स्पेस मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे ये इंटर मतलब इनर और आउटर के दरमियान जो स्पेस होगी उसको इंटर स्पेस मेम्ब्रेन कहेंगे। इनर के अंदर जो स्पेस होगी उसको आप मैट्रिक्स कहोगे। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सेमी ऑटोनोमस है, अभी मैं आपके बारे में बात अभी बताऊंगा इसमें कि कौन कौन से सेमी ऑटोनोमस है, तो आपको पता चलेगा वो सेमी ऑटोनोमस कौन कौन से हैं और वो क्या है और क्यों उन्हें हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। यस, इनके पास खुद का डीएनए है, ये अपने कुछ ऐसे फंक्शन है जो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल मिली कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी जो है अपने घर में लड़ाई हो गई, अब आप क्या करोगे, आप जो है अपने कमरे में बंद हो गए। आपने सोचा भाई मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं, लेकिन आपको नीड पड़ेगी कुछ चीज़ों की। फॉर एग्जांपल आप बिजली घर की यूज़ कर रहे हो, आप अगर खाना खाओगे तो कोई भी अगर घर में भी कोई चीज़ ला के बनाओगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैगी बना रहे हो, तो मैगी भी आप क्या कर रहे हो, बाहर से जो है मतलब कोई चीज़ तो आपको लाना पड़ेगी, जो है आपको कोई भी देगची लाना पड़ेगी, छोटी सी चम्मच वगैरह, कटोरी, ये आपको घर से नीड पड़ेगी। तो इसी तरह ये है कि इसको न्यूक्लियस की हेल्प पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन ये कुछ चीज़ें खुद भी कर लेता है, कुछ फंक्शन खुद भी परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। ये प्रॉपरली अपने अपने डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियस की हेल्प लेता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसने इस तरह समझ रखा है, इस तरह समझ लो कि न्यूक्लियस जो है वो इससे थोड़ा सुपीरियर है, तो वो इसको ज़्यादातर और अच्छे फंक्शंस में प्रोवाइड कर देगा। बिकॉज दे अब आपको पता है कि ये केमिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पावर हाउस है तो क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये एनर्जी को स्टोर भी करता है।
किसके फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। अगर आपकी बॉडी में एडीपी है तो वो एडीपी चेंज होगा एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में करना। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है जो एक एनर्जी की सोर्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी से एटीपी फॉर्म होता है। आपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, आपकी बॉडी में एटीपी जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। वही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आगे जाके एडिनोसिन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्राइफॉस्फेट में जाके चेंज हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। नीड बेसिस पे उसको यूज़ करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता, पूरी बॉडी में एक्सटेंड है, हर जगह पूरी बॉडी में है, मतलब आपके हर सेल में प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा आपके रेड मसल्स में, ओके, क्योंकि वहाँ स्टोरेज भी ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है और वहाँ पे एटीपी ज़्यादा अच्छी तरह, क्योंकि अगर आपके रेड मसल्स अगर स्टॉप हो गए तो फिर मतलब इंसान बचेगा ही नहीं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। इनर मेम्ब्रेन और उनके दरमियान जो इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स पाए जाएंगे उसको क्रिस्टल बोलेंगे, जो मैट्रिक्स के उसके अंदर मैट्रिक्स एक्सटेंड होता है। जेल जेल लाइक मटेरियल इनसाइड होता है जिसमें ऑर्गेनल्स इनसाइड द ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होता है। और पोरेंस होते हैं। पोरेंस एक स्पेशल प्रोटीन या एक फोर्स को जहाँ से मूवमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल की। ठीक है। Mitochondria is semi-autonomous in existence, thus they have own DNA, all kind of ribosome of 70 years. It means it own genetic system, synthesize own enzyme protein for its metabolic function. They can divide far and thus reproduce independently of thus, मतलब ये डिवाइड तो कर सकता है हाफ, लेकिन रिप्रोड्यूस जो है इंडिपेंडेंटली कर लेगा नॉर्मल सेल डिवीजन की तरह। इसलिए कह रहे हैं कि सेमी सेमी ऑटोनोमस है। अब हम आते हैं प्लास्टिड। इसके बाद बस हमारा रह रहा है साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है जो सेल में पाया जाता है, और किसके, प्लांट और अलगी सेल में पाया जाएगा। ठीक है। अलगी में पाया जाएगा किसके लिए, फूड स्टोरिंग के लिए, और अलग अलग फंक्शन में भी हम देखेंगे। दीज आर ऑफन कंटेन पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स प्लास्टिड पिगमेंट भी कंटेन करते हैं, पिगमेंट हम देखेंगे। और ये यूज़ इन फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आप कह लो ये कलर हैं सेल्स के। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन, क्लोरो माने ग्रीन और प्लास्ट माने लिविंग, तो एक ग्रीन लिविंग है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल से दिया जाता है। ये क्लोरोफिल इसलिए रखता है क्योंकि ये ग्रीन कलर, ओ सॉरी, ये ग्रीन कलर इसलिए रखता है क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसमें ग्रीन कलर आता है। ठीक है। तो इधर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, हमें पता है, तो हम ये देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर आगे आपकी बुक में दिया है, उसको हम देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट माने कलर, ये प्लास्टिड वो है जिसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, बस क्लोरोफिल के अलावा। क्लोरोफिल के अलावा तो जेंथोफिल और कैरोटीन है, तो कैरोटीन और जेंथोफिल यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा क्वेश्चन। द क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कलर कॉम्बिनेशन इन फ्लावर, फ्रूट एंड कलर पार्ट एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के अलावा सारे पार्ट्स, मतलब ग्रीन को ही एब्सॉर्ब कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट आफ्टर लूजिंग देयर ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर क्लोरोप्लास्ट से उसका ग्रीन कलर छीन लिया जाए तो वो क्रोमोप्लास्ट के तरह ही हो जाएगा तकरीबन। अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, देखो अगर ये अलग अलग तरह के कलर्स दे रहा है, फ्लावर पे अलग अलग तरह के कलर्स क्यों आते हैं, ऐसे ही खूबसूरती के लिए नहीं, उसे फ्लावर को पॉलिनेशन करानी है, डिस्पर्जल ऑफ सीड कराना है ताकि कोई पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो, फ्रूट्स पे अच्छे अच्छे कलर्स देना, ये सारा क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बनाना को देखो, बनाना आउटसाइड तो ग्रीन है, अंदर से देखोगे बिल्कुल वाइट है। एप्पल को देखो, एप्पल अंदर से बिल्कुल बिल्कुल कलरलेस लगता है। क्यों, ये वो प्लास्टिड हैं जो कलरलेस होते हैं। इसमें कलरलेस प्लास्टिड भी बहुत सी बार यूज होते हैं। लाइट एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब डेवलप होते हैं। अब इनका वर्क क्या है, ये ऐसे ही क्या है, नहीं, ये स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज ऑर्गन है प्लांट के, और ये फूड मटेरियल को, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इसलिए तो हम फ्रूट्स को ज़्यादातर खाते हैं। फ्रूट कलरलेस है इसलिए नहीं, बहुत सारे फ्रूट कलरफुल भी होते हैं। फ्रूट में ज़्यादातर स्टोरेज होती है, इसलिए हम फ्रूट्स को खाते हैं। सीड जो आगे डेवलप होता है तो वो भी आगे स्टोरेज करता है, तो हम सीड को भी, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो रोटी खाते हो वो किसकी बनी होती है आपको पता है। तो इसी तरह जो है, मतलब
ये स्टोरेज के काम भी आते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाई इनटू अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च की स्टोरिंग करेंगे, इलाइलोप्लास्ट जो लिपिड की स्टोरेज करेंगे, वन में, ठीक है, और प्रोटियोप्लास्ट जो प्रोटीन की स्टोरेज करेंगे। ये सारे हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, 70s राइबोसोम डीएनए आरएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये लाइट क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे है वो है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। कैसे होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अभी अगला ही चैप्टर हमारा है बायो एनर्जेटिक का, बहुत अच्छा चैप्टर है, हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसको समझ अगर ये समझ में आ जाता है, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे बायो एनर्जेटिक्स से। फोटोसिंथेसिस जो है, क्लोरोफिल जो होता है उसको, वो एनर्जी को कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, और थाइक्लाइड मेम्ब्रेन में। और फिर जो एटीपी जनरेट, एनर्जी क्रिएट, एनर्जी को मतलब जो है कन्वर्ट करना, ये सब कुछ। और कैसे मतलब जो है किस तरह एनर्जी की मदद से जो है ग्लूकोज बनाता है, ये सब हम बायोएनर्जेटिक में पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले तो इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर। एक पार्ट होता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है, एक होता है जहाँ पे डार्क रिएक्शन। ये आपके पास जो है ये थाइक्लॉइड है। ओके, ये थाइक्लॉइड है। इसका सिंगल आप उनको बोलते हो ग्रेना, और ये पूरा जो एक पॉइंट्स लाइक जो आपको पेल पाइल दिख रहा है उसको ग्रेनम बोलोगे, सही है। अंदर जो उसका रीजन होगा उसको ल्यूमन बोलते हो। और इसके थाइक्लॉइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन है। जहाँ पे डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है उसको आप स्ट्रोमा बोलते हो। और ये जो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में थी, यहाँ पे भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्योंकि ये भी बायलेयर है। आफ्टर क्लोरोप्लास्ट आता है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन जो थ्री डायमेंशनल है, सेल को स्ट्रक्चर देता है, सिक्योर करता है स्पेसिफिक पोजीशन। साइटोस्केलेटन का सबसे बड़ा काम ये है कि स्ट्रक्चर देना। तो इसमें पहले आता है माइक्रोफ्लामेंट। माइक्रोफ्लामेंट अबाउट 7 नैनोमीटर डायमीटर में होता है, और इसमें जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से फॉर्म होता है। आप ये माइक्रोफ्लामेंट जो है ना आपके मसल्स में बहुत पाया जाएगा, एक्टिन एंड मायोसिन। ये आप जब आप स्टडी करोगे इन मसल्स के चैप्टर में, बार बार मसल्स की प्रमोशन हो रही है, तो मसल्स का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जो उधर जो है आपको माइक्रोफ्लामेंट मिलेगा, मतलब माइक्रोफ्लामेंट में मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, इस तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ साथ सेल शेप डिवीजन, साइटोप्लाज्म डॉटर अमंग डॉटर सेल, साइलोसिस एक सेल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ स्यूडोपोडिया जो अमीबा करता है, ये माइक्रोप्लामेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारे एलिमेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के। अभी हम जो नीचे पढ़ेंगे बॉडीज, वो साइटोस्केलेटन है। ये उनके क्या है, आप समझ लो, ये उनके सिंगल यूनिट है। अब होलोट्यूब्यूल ये स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो डायमीटर में 25 नैनोमीटर का होता है। और ये माइक्रो प्रोटीन ट्यूबुलिन से फॉर्म होता है, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन सब लगे होते हैं, अरेंज होते हैं। और 13 कॉलम्स में अरेंज होते हैं, जिसको हम, इन कॉलम्स को हम कहते हैं प्रोटोप्लामेंट। इन प्लांट्स में जो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, सही है, स्पिंडल फाइबर वगैरह और ये फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक कह सकते हैं डिवीजन के वक्त ये यूज़ होता है, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर को अपने अंदर से ओरिजिनेट करता है और क्रोमोसोम्स को दो अपोजिट पोल में खींचता है ताकि सेपरेशन हो सके। ओके, अब इधर जहाँ फॉर्मे ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट और सीलिया एंड फ्लैगुला वगैरह। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 से 12 डायमीटर नैनोमीटर इन डाया। और ये जो है एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बने होते हैं, जिन्हें हम पेमेंटिन बोलते हैं, रूप लाइक पॉलीमर। ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये असेंबल भी नहीं होते, डिसेंबल भी नहीं होते। ये यूजुअली फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लाज्मा को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इनका काम होता है शेप को मेंटेन करना, अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स एंड सपोर्ट नर्व सेल एक्सोन। ये देख सकते हो, ये मोनोमर है, डायमर है, और ये टेट्रामर है। तो ये पूरी इनकी एक शीट बन गई।
और ये एक सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बन गया 8 से 12 नैनोमीटर का इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब जो समझने वाली चीज़ है वो है यहाँ पे साइटोस्केलेटन। इसमें पहला आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जो है वो शॉर्टर होता है। सीलिया फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो उस पर आपने देखा है आप आपके फॉर एग्जाम्पल नोज का इनर रीजन में आपको जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलती है वो सीलिया है। वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को बॉडी में एंटर नहीं होने देते, उनको यहाँ से आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको रेस्पिरेटरी कैनाल में पूरे में मिलेगा सिलेटेड आपका, क्योंकि कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में नहीं जाना चाहिए ना। फैलोपियन ट्यूब में क्यों मिलता है, वो ओवम होता है ना, फीमेल का ओवम, उसको आगे मूव कराना एम्पलर रीजन में, सही है। ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम आपके एयर का बोल रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ सेल। और जो है ये रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, एक्सक्रीशन में और भी बहुत सारे वर्क परफॉर्म करता है सेंसरी ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल आप ऑल फैक्ट्री में मैं आपको इस तरह बताऊँ कि आप जो आपके पास जो इम्पल्स जनरेट होता है, आप फॉर एग्जांपल आप मेरे साउंड सुन रहे हो तो आपके हेयर कान के अंदर एक कॉकलिया है, कॉकलिया के अंदर एक रीजन होगा जहाँ पे आपके सीलियाज लगेंगे, वो सीलियाज की मूवमेंट की वजह से ही एक सेंसेशन फॉर्म होती है जिससे आपको आवाज़ सुनाई देती है कि इम्पल्स जनरेट होती है, सही है। तो उसमें भी फॉर्म और फ्यूजन ऑफ गैमेट में भी सीलिया हेल्प करता है। सीलिया जो है मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, लेकिन दूसरी चीज़ों उससे छोटी चीज़ों की मूवमेंट कर देता है। ओके, फ्लैजिला जो है सेल की खुद मूवमेंट कराता है, क्योंकि फ्लैजिला आपने सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ होता है, ये आपने स्पर्म में सबसे अच्छी तरह इसको सुना होगा। अगर आपने क्लास 10 में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है तो आपने सुना होगा भाई स्पर्म जो होता है एक सेल है जिसके पीछे एक फ्लैजिला मोटाइल होता है, क्योंकि ये मूवमेंट कराता है। हेलिकल शेप स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है और बैक्टीरिया, आर्की, यूकोरियोटिक, पैरासाइट्स और स्पर्म सेल्स में पाया जाएगा। और ये प्रोपगेट करता है वन एंड ऑफ फ्लैजिलम, स्नेक की तरह होता है अंडुलेशन, और पुश एंड पुल करता रहता है सेल को। और इसको भी स्विम करने के लिए जगह चाहिए होती है, ये मोटाइल है तो इसलिए इसे एक एक्वस एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो स्पर्म है उनको सिमन में रखा है ताकि वो उसमें मूव कर सके। अब मेन डिफरेंस क्या है सीलिया और प्लेजिला में, तो वो उनके नंबर का है, लेंथ का है, सही है। फॉर एग्जांपल सीलिया लैटिन वर्ड से लिया गया है आइलैश से, और ये 10 से 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, न्यूमरस, और एक्सर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड फोर्स। फ्लैजिला जो होता है वो 50 से 75, मतलब बहुत बड़ा है, थोड़ा माइक्रोमीटर होता है, लॉन्ग होता है, और ये परपेंडिकुलरली फोर्स देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ताकि सेल मूव कर सके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, कंटिन्यूस वेव लाइक मोशन करता है। इसके बाद आते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो शॉर्ट बैरल शेप होता है, ओके। माइक्रोट्यूब्यूल जो नन मेम्ब्रेनस है, परपेंडिकुलर अगर होंगे तो उन्हें हम एक और नाम देते हैं जो सेंट्रोजोम कहते हैं, सही है। तो ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं, अरेंज होते हैं, देखो ना, 3 और 3 करके इस तरह से 9 के पेयर में अरेंज हैं। और ये एनिमल सेल में अपेयर होते हैं, फंगी में वगैरह में, क्यों, क्योंकि इनको 2 सेल की डिवीजन करनी होती है, तो ये स्पिंडल्स अपने अंदर से निकालते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, अब ये सेंट्रोजोम स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, तो इनको हम सेंट्रोजोम कहते हैं। एट द टाइम ऑफ डिफिजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट और 2 पेयर्स में हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक थ्रेड लाइक दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और सेंट्रियोल इन ऑल डायरेक्शन में उनको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज, मतलब कहीं भी रेडिएट कर सकते हैं जो मतलब आपको मैं इसमें समझाऊंगा। मूव टू अपोजिट साइड ऑफ सेल, थ्रेड लाइक फाइबर बिगिन टू रेडिएट फ्रॉम सेंट्रियोल्स, मतलब जब ये डुप्लीकेट होंगे तो अपोजिट साइड में मूव करेंगे और थ्रेड लाइक फाइबर उनमें से निकलेंगे, तो ये सेंट्रियोल में से साइड डायरेक्शन में, तो उनको हम एस्ट्रल रेस कहते हैं। वो और फिर जो है वो सेंट्रियोल जो है फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी काइनेटोसोम, जो फॉर्म करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, साइटोस्केलेटन का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। 1 मिनट डायग्राम रह गई इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हो, ये सीलिया और फ्लैजिला का अंदर से स्ट्रक्चर किस तरह है, बस सिर्फ इनकी साइज़ का और जो शेप का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। सीलिया की बेसल बॉडी होती है जिससे वो अटैच्ड होता है, ठीक है। और
फ्लैजिला की बेसल बॉडी उससे अटैच होता है और थोड़ा लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अंदर फिर ये रेडियल स्पोक, सेंट्रल माइक्रोट्यूब जिसको हम एक्सोनीम कहते हैं। देखो यहाँ पे टू टू और कितने पेयर हैं, थ्री, और थ्री को आप कहो तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, और 9 को आप डबल करो तो ये आपके पास 18 आता है। ओके, और यहाँ पे टू यहाँ पे होता है तो ये 20 हो जाता है वेसल बॉडी। अब हम आते हैं वैक्यूल। हम अपने लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं। वैक्यूल जो है एक नन प्रोटोप्लाज्मिक मतलब इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ना इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है ना इसमें साइटोप्लाज्म है, इसलिए नन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल होता है इसमें। वेजिकल में फिल्ड वेजिकल कह सकते हैं, लिक्विड फिल्ड वेजिकल कह सकते हैं इसे। और ये इन यंग सेल ऑफ प्लांट स्मॉल होता है, और मैच्योरिटी पे जो है एक यूनिट फॉर्म और बिग हो जाता है, और एक सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। इसके मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। हेलो। ओके, मैं कह रहा था इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट वो जो है सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और टोनो मीन्स होता है टेंशन, ठीक है। और कीप टेंशन ऑन द वैक्यूल। वैक्यूल का काम सबसे बड़ा जो है स्टोरेज और फिल विद सेल सेप इन स्टोर हाउस, एक तरह से स्टोरेज का फंक्शन करता है। और टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है सेल का। फॉर एग्जांपल अगर सेल में ज़्यादा वाटर आ जाता है तो वाटर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। और प्लाज्मा, और ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाएगा। नाइस रिजिड स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूक्लियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 को। कॉमनली स्पेरिकल इन शेप। एक तो होता है राउंड, राउंड आप इस तरह ले लो सिंपल। एक तो आगे बात आता है राउंड स्ट्रक्चर, ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्पेरिकल, ओके, स्पेरिकल इस तरह से जो 3D राउंड हो। एक होता है सिर्फ ओनली गोल, फ्लैटेंड राउंड। एक होता है ऑल डायमेंशन, मतलब हर डायमेंशन से राउंड है, ओके। इसी के साथ इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है न्यूक्लियर प्लाज्म एक फ्लूइड फिल्ड होता है, और न्यूक्लियाई और क्रोमेटिन मटेरियल भी यहाँ प्रेजेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल पाउंड पाउंड होता है, बट आगे जाके जब आप डिवीजन के वक्त देखो तो यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टोन बॉडी पे क्या हो जाते हैं, कह सकते हैं आप उस पर फोल्ड हो जाते हैं उस पर। और जो है यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा एक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्रोमोसोम, सॉरी, सबसे ज़्यादा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस डेंस स्ट्रक्चर दिखे तो न्यूक्लियस है। ये पूरा न्यूक्लियस जहाँ पे न्यूक्लियर पोर होंगे, जहाँ पे पोर इन प्रोटीन्स हैं से बना हुआ होगा, जिधर से जो मूवमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, डीएनए आरएनए। अब ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, ओके, डबल लेयर है। एनवेलप वर्क एज अ बाउंड्री। मेम्ब्रेन थिन स्पेस फील्ड होता है जिसमें एक फील्ड आपको मतलब फ्लूइड मिलेगा, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलोगे। यहाँ पे स्पेशलाइज पोर्स मिलेंगे जिसको आप न्यूक्लियोपोरिन बोलोगे, ओके। यहाँ से न्यूक्लियस में से जो है इजीली पास हो सकते हैं डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस फिल्ड विद प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कैरियोलिम भी कहते हैं। ये एक मिक्सचर जिसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ मेटल आयन। ये स्टोन भी कंटेन करता है, नन स्टोन प्रोटीन भी कंटेन करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में पाया जाएगा। देखो साइटो साइटो वो सेल के अंदर पाया जा रहा है वो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर दोनों का जो आप कहोगे मिला के तो उनको कहोगे आप प्रोटोप्लाज्म, ओके। इट कंटेन स्टोन एंड स्टोन प्रोटीन, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या मिल जाएगा आपको, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज, आइंस,
हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और जो है कंपोजिशन, और कुछ स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें जो आपको साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में भी नीड होती है और इधर भी नीड है। फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो एक एक न्यूक्लियाई या उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई न्यूक्लियस में होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, वेराइज करते हैं नंबर में। ओके। और ये डिसअपेयर हो जाता है सेल डिवीजन के वक्त, और दोबारा से डिवीजन के बाद रिपेयर हो जाए, रीअपेयर हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इसको बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं टू सिंथेसाइज राइबोसोम। अब इसके पास बहुत तरह के आरएनएस भी होते हैं अलग। तो न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड फॉर्म टू नेटवर्क, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, जो न्यूक्लियर रेटिकुलम है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब कुछ टर्म्स हैं जो हम यहीं पर जान लेते हैं। एक तो जान लेते हैं क्रोमेटिड्स क्या होता है। ये आपका क्रोमोजोम है। अब हमने क्रोमोजोम के बारे में तो पढ़ लिया था, क्रोमोजोम कैसे बनता है, लेकिन क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या है ये नहीं पढ़ा। तो ये इसका सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये इसके आर्म्स है, ये इसका एक आर्म, और इसके पास कितने आर्म्स होंगे? 4 आर्म्स होंगे। और इसको मिला के जो बनेगा ये पूरा, इसको आप कहोगे क्रोमेटिड्स। क्या कहोगे? क्रोमेटिड कहोगे। और ये क्रोमेटिड कितने होते हैं? क्रोमेटिड ओनली 2 होते हैं। ओके। ये इसका टीलोमेयर है। टीलोमेयर इसका थोड़ा शॉर्ट है। और हर डिवीजन के बाद याद रखना ये टीलोमेयर रिड्यूस होता है। सही है। अब अगर बात की जाए, ये दोनों क्रोमेटिड एक जैसे हैं। ये दोनों क्रोमेट एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, दोनों एक जैसे हैं, तो उसको आप बोलोगे सिस्टर क्रोमेटिड। अलग हैं तो अलग बात की जाएगी। सही है। तो ये आपका हो जाता है क्रोमोसोम। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इसके थोड़ा सा कंडेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से कंडेंसिंग होती है। न्यूक्लियर पोर्स हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल पहले आपको पता है न्यूक्लियस में फाउंड होता है। वो जैसे ही कंडेंस होना शुरू होता है तो वो एक सोलेनाइड क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। आगे जाके वो स्टोन प्रोटीन भी आपको वहाँ पे शो होंगे, जिस पर वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है और बाइंड होना शुरू हो जाता है उसके बाद, और वो हिस्टोन प्रोटीन से आगे जाके फॉर्म कर लेता है। अच्छा, इससे पहले एक न्यूक्लियोसोम भी स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन फिर आगे जाके एक डीएनए हेलिक्स बन जाएगा। वो डीएनए हेलिक्स आगे और जो है कॉइल होगा, और कॉइल होते होते ये फॉर्म करेगा क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आपको पता है जीन्स होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। अगर वो सेम पोजीशन पे है तो जीन लोग गायब हो गए। क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल जो है कैरी करता है। अगर मैं क्रोमोसोम का नंबर बोलूँ तो हर स्पीशी में अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमारे जो एनवायरनमेंट में एक मक्खी होती है जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, वो 8 नंबर इन क्रोमोसोम होता है। स्वीट पी में जो है वो 14 होता है। 20 कॉर्न्स में होता है। और हमारे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके। 23 फ्रॉम फादर से आते हैं और 23 फ्रॉम मदर से आते हैं। एंड 46 क्रोमोसोम इन कौन से सेल में होते हैं? वो तो गैमेट्स में हो गए 23 हमारे जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके पास 46 होते हैं। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट टाइप। अब पोजीशंस भी तो चेंज हो सकती है, ज़रूरी कोई क्रोमोसोम ऐसा ही हो। क्रोमोसोम की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। अब पोजीशन चेंज होने से ये मत समझना कोई म्यूटेशन हो गई या डिसऑर्डर वगैरह, कुछ नहीं, बल्कि पोजीशन चेंज होने से थोड़ा चेंज आया था क्रोमोसोम में, तो इसलिए उसकी अलग 4 टाइप्स हैं। जैसी पहली टाइप तो हमने जो नॉर्मल देखी, मेटासेंट्रिक। बीच में ही आपका सेंट्रोमेयर है, चारों आर्म्स बराबर हैं। सब मेटासेंट्रिक। 2 आर्म थोड़ा सा छोटे हैं और 2 आर्म थोड़े से बड़े हैं। सेंट्रोमेयर थोड़ा सा अपवर्ड मूव करा है। एक्रोसेंट्रिक, जिसके 2 आर्म बिल्कुल ही छोटे हैं और 2 नीचे वाले आर्म बड़े हैं। मतलब सेंट्रोमेयर इसका बिल्कुल एंड पे है। और एक जो है टीलोसेंट्रिक, जो ह्यूमन में नहीं पाया जाएगा, जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल अपवर्ड होता है और इसके पास सिर्फ 2 आर्म्स होते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स थी, और न्यूक्लियस, और हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया। आई होप कोई कंसेप्ट नहीं लीव हुआ होगा, नहीं छूटा होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।